नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, जिस आज विषय पे हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही नए अधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण और भी बहुत ही नॉलेजफुल होने जा रहा है। साथियों, मैं अधिवक्ता अखिलेंद्र कुमार चौबे आप सबका इस नए वीडियो सेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक्स और कमेंट्स करेंगे। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे आप लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए। साथियों, जिस विषय पे आज हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं या जिस विषय पे हम लोग आज बात कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, दो प्रोसीडिंग्स होती है हमारे जानकारी में और आप लोगों की भी जानकारी में कि दो तरीके की प्रोसीडिंग्स प्रायः भारतीय न्यायालयों में चलाई जाती है। एक होती है सिविल प्रोसीडिंग्स और दूसरी होती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स सरकार द्वारा किसी मुकदमे को पंजीकृत किया जाता है या किसी व्यक्ति को किसी तरह की चोट पहुंचाने पर या किसी उसकी क्षति ऐसी कारित की जाए जिसके लिए आपराधिक दंड सुनिश्चित हो। उन मामलों में आपराधिक मुकदमे को संस्थित करके न्यायालयों के माध्यम से उसमें दंड की घोषणा कराई जाती है। लेकिन वहीं वहीं अगर कोई अधिकार आपका हस्तक्षेप करता है किसी वस्तु पे, किसी विषय पे, आपका अधिकार होने के बावजूद आपके अधिकार को कोई नष्ट करता है, तो उस परिस्थिति में आपके अधिकारों की बात और आपके अधिकारों की रक्षा दंड प्रक्रिया संहिता के अलावा आप व्यवहार प्रक्रिया संहिता से दंड से प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम सीपीसी कहते हैं, सिविल प्रोसीजर संहिता। सिविल प्रोसीजर संहिता की जानकारी को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिविल मामले क्रिमिनल मामले से ज्यादा स्कोप रखता है। बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है सिविल का, दायरा बहुत बड़ा है। आप किसी भी ट्रिब्यूनल में जाते हैं, किसी भी संस्था में जाते हैं या किसी तरह की प्रोसीडिंग्स अडॉप्ट की जाती है, उसमें सिविल प्रोसीडिंग्स के ही अकॉर्डिंग उस प्रोसीडिंग्स का डिस्पोज ऑफ करने का निर्देश भी होता है और प्रायः किया भी जाता है। साथियों, इसलिए नए अधिवक्ताओं को सीपीसी जानना बहुत ही आवश्यक है। कारण क्या है कि बिना सीपीसी के आप एक अपने आप को असहाय और अक्षम अधिवक्ता महसूस करेंगे। सीपीसी एक बहुत बड़ा संहिता है और जिसमें ऑर्डर्स और सेक्शंस दिए गए हैं। ऑर्डर्स जो है सेक्शंस को डिस्क्राइब करता है, ओपन टॉक करता है ऑर्डर्स जो होता है, लेकिन सेक्शन से बड़ा नहीं होता है। सेक्शंस अगर किसी विषय पे किसी तथ्य को रख रहा है तो ऑर्डर उसके सामने शून्य और न्यून होगा। शून्य तो नहीं, न्यून कहा जा सकता है। अब मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक है और एक शॉर्ट ब्रीफ जो है सिविल प्रोसीडिंग्स की आपके सामने रखना चाहता हूं। सिविल प्रक्रिया संहिता में अगर आप किसी प्रकार के मुकदमे को संस्थित करते हैं तो उसकी 3-4 पार्ट्स में मुकदमे तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले ऊपर न्यायालय का नाम, फिर केस, फिर वर्ष और उसके बाद से वादी का नाम, फिर बनाम प्रतिवादी का नाम, फिर जिस जिस कोड में सिविल रेमेडी ऑब्टेन करना चाहते हैं उस कोड का डिटेल और ब्रीफ थोड़ा सा दिया जाता है और उसके बाद से आप उसमें मेंशन करते हैं कंटेंट कि क्या आपके अधिकार थे और किस तरीके से वायलेट किया गया। अधिकार के मेंशन होने के बाद आप देखेंगे कि उसके बाद किस आधार पे वो आपके अधिकार सृजित होते हैं ये प्लेंट में लिखा जाता है और क्या आपको रिलीफ चाहिए उसके बाद लिखा जाता है। फिर वेरिफिकेशन पार्ट्स होता है और फिर उसके साथ एक सपोर्टिंग एफिडेविट तैयार किया जाता है। ये एक सिविल दावा तैयार करने के लिए, वाद पत्र तैयार करने के लिए जनरल प्रिंसिपल्स है। अगर आप ड्राफ्टिंग की क्लास अटेंड करना चाहते हैं या ड्राफ्टिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप हम लोगों को कमेंट करके बताएंगे। यह प्रक्रिया आपको बहुत ही सरल और सहज तरीके से प्रस्तुत की जाएगी। देखिए, सूट फ्रेमिंग जो होता है, फाइलिंग ऑफ सूट्स जो होता है, वो सीआरपीसी के सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 में न्यायालयों में संस्थित किया जाता है, जिसमें ऑर्डर 4 और सेक्शन 26 में पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि सिविल फाइलिंग कैसे की जाती है, सिविल केस प्रस्तुत कैसे किए जाते हैं। जब कोई सिविल केस प्रस्तुत किया जाता है तो उसको ग्राह्य करने के लिए सबसे पहले एडमिशन आर्गुमेंट होता है और व्हेन मजिस्ट्रेट हैज बीन सेटिस्फाइड बाय द योर आर्गुमेंट, देन मजिस्ट्रेट
इशू समन अगेंस्ट पर्सन। अगर आपके बहस से मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है तो वह एक समन इशू करता है प्रतिवादी के विरुद्ध, जिनको आपने वाद पत्र में प्रतिवादी के रूप में स्थापित किया है। वादी एक से कई हो सकते हैं और प्रतिवादी भी कई हो सकते हैं, यह कोई बाध्यता नहीं हो सकती है। प्रार्थना पत्र में आपके सिविल वाद में वादी की संख्या अधिक हो सकती है और प्रतिवादी एक हो सकता है, और प्रतिवादी की संख्या भी अधिक हो सकती है, वादी एक हो सकता है। तो इसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं कैसे कैसे वादी और क्या उनका स्टेटस होगा उसके बारे में डिटेल इन सेक्शन 26 और आर्डर 4 में दिया गया। शमन की प्रक्रिया जो है वो 27 से लेकर 32 तक और ऑर्डर 5 में डिटेल रूप से बताया गया है। ऑर्डर 5 में डिटेल रूप से बताया गया है। जब कोई नोटिस सर्व होती है और नोटिस सर्व होने के बाद प्रतिवादी जिनको न्यायालय आमंत्रण करता है, उस बाद में आमंत्रित करता है पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं समय कम्युनिकेट होने के बाद भी, तो न्यायालय अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए पूरी प्रोसीडिंग्स को एक्स पार्टी डिक्लेयर कर देता है। एक्स पार्टी डिक्लेयर करने के लिए ऑर्डर 9 और रूल 11 में एक्स पार्टी डिक्लेयर कर देता है। तब एक्स पार्टी सारी प्रोसीडिंग्स इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो चलने लगती है। अगर व्यक्ति हाजिर हो जाता है तो वो एक्स पार्टी नहीं कही जाती है, वो दोनों पक्षों को सुन सुना के कार्रवाई प्रस्तुत की जाती है। अगर समन का तामिला न्यायालय के सामने ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है कि समन का तामिला हो गया है, परंतु वास्तविक रूप से प्रतिवादी को समन का तामिला नहीं हुआ है और एक्स पार्टी डिग्री पास हो चुकी है, तो उसको रिकॉल के लिए एप्लीकेशन जो है ऑर्डर 9 रूल 13 में देते हैं और सेटिस्फाइड होता है एक्स पार्टी ऑर्डर। एक्स पार्टी ऑर्डर जब सेटिस्फाइड हो जाता है तो पुनः वो रिटन स्टेटमेंट की कैटेगरीज में आ जाती है। रिटन स्टेटमेंट क्या होता है भाई? जब प्रतिवादी प्रस्तुत होता है तो अपना पक्ष रखने के लिए एक अपना पक्ष लिखित रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। उसके लिए ऑर्डर 8 में प्रोविजन दिए गए हैं। ऑर्डर 8 में जब प्रोविजंस दिए गए हैं उसको फॉलो करके, उस नॉर्म्स को फॉलो करके कोर्ट जो होती है रिटन स्टेटमेंट लेने के बाद अगर वादी चाहे तो रिटन स्टेटमेंट पे भी अपना काउंटर दे सकता है। ये ऑप्शनल होता है, ये देना ना देना कोई बाध्य नहीं है। देता है मच बेटर, नहीं देता है नथिंग एल्स, कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। दोनों पक्षों के तथ्यों को कंपाइलेशन करने के बाद एक न्यायालय इशू फ्रेम करता है, विवादक तथ्य तय करता है, और विवादक तथ्य जो होता है ऑर्डर 14 में तय होता है। अगर पक्षों के पक्ष मध्य रिटन ऑफ स्टेटमेंट जो फाइल होता है उसके उस रिटन स्टेटमेंट में तथ्यों को कोई विवादक तथ्य ही नहीं रह जाता तो उसको ऑर्डर 15 में डिमोलिश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ऑर्डर 14 में इशू फ्रेम होता है। इशू फ्रेम जब हो जाता है तो एविडेंस कॉल किया जाता है। एविडेंस कॉल किया जाता है और एविडेंस में ट्रायल पूरी प्रोसीड की जाती है, जिसमें एविडेंस कॉल किया जाता है, एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन की प्रक्रिया होती है। यह सीपीसी के ऑर्डर 16 से लेके 18 तक के ऑर्डर्स में मेंशन किए गए हैं कि आप इन तथ्यों को इन सब एग्जामिन कर सकते हैं और ये एविडेंस की क्राइटेरिया में है और ये एडमिट होने लायक एविडेंस है कि नहीं है वो तो एविडेंस एक्ट में दिया जाता है। क्या एविडेंस कॉल किया जाएगा वो चीजें होती हैं। जब एविडेंस आता है तो बोथ पार्टीज के एविडेंस का इवैल्यूएट करने के लिए दोनों पक्षों को अपने तथ्य को न्यायालय के सामने सरल तरीके से रखने के लिए अवसर दिया जाता है, जिसे हम आर्गुमेंट कहते हैं, बहस कहते हैं। दोनों पक्षों के बहस होने के बाद जजमेंट दी जाती है और जजमेंट सीपीसी के सेक्शन 33 और ऑर्डर 20 में दिया जाता है। जजमेंट जब पास हो जाता है तो कोई पक्ष जीतता है, कोई हारता है, तो अपील होती है। अपील होगा या कोई ऑर्डर से ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स कोई ऑर्डर से कोई व्यक्ति एग्रीड होता है या उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं होता है, क्योंकि डिक्री जो जजमेंट और डिक्री जो होती है पार्टली भी ऑर्डर जो होते हैं पार्टली और डिक्री भी पार्टली बनती है। तो किसी जजमेंट से एग्रीड होगा या किसी ऑर्डर से एग्रीड होगा तो वो रिव्यू, रिवीजन और अपील के प्रोविजंस दिए गए हैं जो वो फाइल कर सकता है 96 से लेके 115 तक सीपीसी में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी ऑर्डर से सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड नहीं है तो वो उस ऑर्डर को ऑब्टेन करने के बाद दूसरे पक्ष पे लागू कैसे कराएगा, तो उसके लिए एग्जीक्यूशंस की व्यवस्था की गई है।
एक्सक्यूशन 36 से लेकर 74 तक की गई है। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तरीके हैं जो एक्सक्यूशन कराने की व्यवस्था की जाती है। ऑर्डर सेक्शन 36 से लेकर 74 तक और ऑर्डर 21 में ये क्लियर कट एग्जीक्यूशन की व्यवस्था दी गई है। देखिए साथियों, इनका प्रयोग आप दीवानी न्यायालय में, साथ साथ आप डाइवोर्स के मुकदमे में जो आसानी से मिल जाता है, कंपनियों के कॉरपोरेट मैटर्स में एनसीपीसी की डील की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों पे विशेष और केस लॉ के साथ आपके साथ डिस्कस किया जाए, रखा जाए, आपके साथ प्लेटफॉर्म पे रखा जाए, तो आप जो है आप कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद जिन विषयों को आप चाहते हैं कि उसको डिटेल नॉलेज रखा जाए, चाहे समन हो, चाहे जजमेंट हो, चाहे इशू हो, चाहे ड्राफ्टिंग हो, उन चीज़ों के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करने के बाद हम लोगों से हमसे उस सब्जेक्ट पे डिटेल वीडियो प्राप्त कर सकते हैं।